आखिर इस मासूम से चेहरे की क्या असलियत है? जी हाँ, इस शख्स के चेहरे से आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि यही वो दरिंदा है जिसने मुंबई के जाने माने बिल्डर मिस्टर मनोज गुप्ता की वाइफ मानसी गुप्ता की हत्या की है। आखिर क्या वजह थी इस मर्डर की? दुश्मनी या फिर प्यार? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ संवाददाता अनिल। आगे कुछ और देखे सुने बिना ही लतिका ने अपने मोबाइल में चल रही वीडियो को बंद कर दिया। लगभग 1 साल पुरानी इस न्यूज से जुड़ी ऐसी ही तमाम वीडियोस देखने के बाद लतिका अपनी फाइल में देखने लगी। पुणे से मुंबई की तरफ जाती हुई एक व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठी लतिका अपनी फाइल्स में उलझी हुई थी। वो अपनी तरफ से केस स्टडी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। एज अ लॉयर वो अपनी करियर के पहले केस को लेकर इतनी एक्साइटेड नहीं थी जितनी विराज को बचाने के लिए। गाड़ी के ड्राइवर ने लतिका को परेशान होती देखा तो उस न्यूज के बारे में बात करने लगा। मेम साहब, ये तो पुराना केस है, 1 साल होने को आया है इसको। लतिका ने हैरान होकर फाइल से अपना ध्यान हटाया और ड्राइवर की तरफ देखती हुई बोली, क्या आप जानते हैं इस केस के बारे में? हाँ, वैसे है तो पुराना ही। कोई लेटेस्ट अपडेट भी अवेलेबल नहीं है, ना किसी न्यूज़ चैनल पर और ना ही सोशल मीडिया पर। ड्राइवर ने रैमेरो में से लतिका को देखते हुए कहा, अरे मैम साहब, अपडेट कहाँ से मिलेगी? वो लड़का है ना, उसने खुद ही तो जाके सरेंडर किया था, अब तो सजा ही काट रहा होगा। कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई बाद में जो आपको अपडेट मिलती मैडम। लतिका अब भी हैरान थी। लतिका ने पूछा, वो क्यों? मानसी गुप्ता के हस्बैंड ने भी इंक्वायरी के लिए अपील नहीं किया? ड्राइवर बोला, अरे मैम साहब, वो बिल्डर तो बड़ा आदमी है और वो अरे उसकी बीवी, अब क्या नाम, मानसी गुप्ता ना, वो शायद इस लड़के के साथ 1 साल रही भी थी मैडम। ऐसा सुनने में आया था कि दोनों ने शादी भी कर ली थी। फिर वो बिल्डर अपनी वाइफ को समझा बुझा के ना वापस अपने साथ ले आया था बस। तो फिर वो लड़का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा मैम साहब और इसीलिए बिल्डर की बीवी को मार दिया होगा। ड्राइवर की ऐसी बातें सुनकर लतिका थोड़ा इरिटेट हो गई। और तुमसे किसने कहा ये सब? अरे मैम साहब, ये केस लास्ट ईयर खूब चर्चा में रहा था। अरे शुरू में तो सब लोगों ने इंटरेस्ट लिया, लेकिन उस लड़के ने अरेस्ट हो जाने के बाद कुछ भी कहने से मनाही कर दिया। और अब वो बिल्डर की बीवी तो मरी गई थी ना, बाकी बचा वो बिल्डर, तो बदनामी के डर से उसने भी रुपया लेकर छानबीन बंदी करवा दी होगी। लतिका ने अब चिढ़ते हुए कहा, बस, ये सब सोशल मीडिया गॉसिप है, मैंने भी खूब सुनी है, लेकिन हकीकत क्या है वो तो सिर्फ एक ही बंदे को पता है। ऐसा कहकर लतिका कार की विंडो से बाहर देखने लगी। वो विराज से मिलने के लिए बेसब्र हो रही थी। विराज के केस से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात को जानने के लिए लतिका आज विराज से मिलने मुंबई जा रही थी। बड़ी सी मुंबई की एक छोटी सी जेल में, जहां उसका बचपन का दोस्त विराज कैद था। रास्ते भर लतिका के दिमाग में विराज से जुड़ी पिछली तमाम बातें किसी फिल्म की तरह चलती रहीं, जैसे हर एक सीन उसकी आंखों के सामने से निकल रहा हो। विराज की खास दोस्त होने के बावजूद लतिका ये अंदाजा लगाने में नाकाम थी कि इस पूरे 1 साल में विराज कितना बदल गया होगा, अब वो कैसा दिख रहा होगा। जेल परिसर में पहुंचकर लतिका ने अपनी आईडी और कोर्ट से मिले ऑर्डर के पेपर्स जेलर साहब को दिखाते हुए विराज से मिलने की परमिशन मांगी। जेलर साहब ने सारे कागजात चेक करने के बाद वहां के हेड कांस्टेबल को बुलाकर लतिका को अपने साथ ले जाकर विराज से मिलवाने के लिए कहा। हेड कांस्टेबल ने पहले लतिका को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा और फिर बड़ी कर्कश सी आवाज में कहा, चलिए मैडम, आज पहली बार कोई उस हीरो से मिलने आया, चलिए। ऐसा कहकर वो कांस्टेबल अपने हाथ में एक मोटा और बड़ा सा डंडा लेकर जेल के अंदर की ओर चल पड़ा। लतिका भी उन्हीं हेड कांस्टेबल के पीछे पीछे चलती हुई जेल के अंदर बनी छोटी छोटी बैरक की तरफ बढ़ चली। लतिका के लिए एक एक कदम बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अंदर की ओर जाती हुई लतिका के दिमाग में यही चल रहा था कि आज इस तरह अपने सबसे क्लोज फ्रेंड से मिलना और उसे इस हालत में देखना शायद सबसे मुश्किल काम है, लेकिन विराज को आज़ादी दिलाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। यही सब सोचते हुए लतिका भारी मन से अंदर की तरफ बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद एक छोटी सी बैरक के गेट पर आकर कांस्टेबल रुक गया। अपने हाथ में पकड़े हुए डंडे को उसने लोहे की सलाखों से बने हुए इस बैरक के दरवाजे पर खटखटाया और तेज आवाज में बोला, ओ हीरो, देख, तुझसे मिलने तेरी वकील आ गया, आज भी कुछ बोलेगा या नहीं? कांस्टेबल की इस आवाज़ का अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पास ही खड़ी लतिका बिना पल के झुकाए अंदर झांक रही थी। वो विराज की एक झलक देखकर यह अंदाजा लगा लेना चाहती थी कि आखिर विराज ने इस 1 साल में खुद को कितना संभाला है। थोड़ी देर तक अंदर से कोई आवाज़ ना आती देखकर कांस्टेबल लतिका की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, देख लो मैडम जी, मुझे तो नहीं लगता कि वो आपसे भी कोई बात करेगा। अरे जब से आया जाने के इन ख्यालों में खोया रहता है, ना किसी से मिलता जुलता और ना ही ज़्यादा बात करता है। पिछले 1 साल में तो ना तो कोई इससे मिलने आया और ना ही इसके नाम कोई खतिया चिट्ठी आई। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इस हीरो का केस कोई वकील लड़ेगा भी। खैर, आप भी ट्राई करके देख लो। वैसे तो मासूम लगता बंदा, क्या पता इसकी सज़ा कम हो जाए। लतिका कांस्टेबल की सारी बातें चुपचाप सुनती रही और वहीं सलाखों से टिककर खड़ी रही। जब कांस्टेबल वहां से चला गया तब लतिका ने बैरक के अंदर फैले अंधेरे में झांकते हुए धीरे से आवाज़ लगाई, विराज, मुझसे तो बात कर लो। छोटी सी कोठरी नुमा बैरक के एक कोने में कंबल के नीचे थोड़ी सी हरकत हुई और कंबल हटाते हुए दुबला पतला सा, एकदम गोरा सा, लगभग 26-27 साल का एक नौजवान बाहर आया, जो शायद अपने दुख और अकेलेपन से हार चुका था। और उसकी इस हार के निशान उसके चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी और आंखों के नीचे बने काले घेरे और पलकों के किनारे पर सूख चुके आंसुओं के रूप में साफ दिख रहे थे। उसने उदास नजरों से एक बार लतिका की तरफ देखा और फिर अपने कंबल को हटाते हुए उठ खड़ा हुआ। लतिका को देखकर भी उसके चेहरे पर कोई बहुत ज़्यादा रौनक नहीं आई। वो धीरे धीरे चलता हुआ लतिका की तरफ आया और सलाखों पर रखे हुए लतिका के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए बोला,
तो तुम मुझसे मिलने आ ही गई। मैंने कहा था ना, मत आना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों अपनी दोस्ती निभाने पर तुली हो यार? मैं नहीं हूँ इस लायक कि कोई मुझसे दोस्ती करे और फिर निभाए भी। मैं तो बहुत सेल्फिश हूँ। आज तक सिर्फ अपने बारे में ही सोचा और हमेशा अपनी खुशी ही चाहिए। जब मैंने कभी तुम्हें अपना माना ही नहीं तो फिर कौन सा रिश्ता निभाने आई हो यहाँ?